लिसनर्स, निकिता हियर। और क्या आपको पता है, एक बार जापान ने अपने ही वर्ल्ड फेमस कार्टून पोकेमॉन को बैन कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से 1, 2, 10, 20, 50 नहीं बल्कि पूरे 700 बच्चों की जान खतरे में आ गई थी। लेकिन इस कार्टून में ऐसा क्या दिखा दिया? और अब वो छोड़ो, एंड नाउ टेल मी, डिड यू नो कि सैमसंग ने अपने करियर की शुरुआत मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी से नहीं की थी, बल्कि एक सब्जी, तरकारी, फल फूल बेचने वाले किराने की दुकान से स्टार्ट की थी। नहीं पता था ना? अब आई एम श्योर आपको ये भी नहीं पता होगा कि आखिर वो कौन सी फोटो थी जो सबसे पहले इंटरनेट पे अपलोड की गई थी। सो वेल, अगर जानना है इन सारे फन फैक्ट्स का जवाब, तो किस बात की है देरी? लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी हेराफेरी। प्लान नंबर 1, किराने की दुकान से मोबाइल कंपनी। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, सैमसंग 1938 में साउथ कोरिया के दाइगू में ली ब्यूंग चुल द्वारा एज अ ग्रोसरी स्टोर ओपन हुआ था, जो नूडल्स, सूखी मछलियां, फल सब्जियां और दूसरी किराने की चीजें आसपास के इलाके में बेचते और चाइना तक में एक्सपोर्ट करते थे। और तो और ली साहब ने ये किराने की दुकान सिर्फ और सिर्फ 30,000 वॉन यानी आज के टाइम के हिसाब से करीब 2,000 रुपए में ही शुरू की थी। फिर इसके करीब 12 साल बाद 1950 के कोरियन वॉर के टाइम पे सैमसंग ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो अपना पैर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी रखेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस टाइम पे कोरिया बहुत ही गरीब था और वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था अभी तक। और इसीलिए उस टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट गरीबी से बाहर आने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत अच्छा खासा भारी लोन भी दे रही थी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद 1960s में वापस सैमसंग ने एक नई इंडस्ट्री में पैर रखा, जो कि था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में उन्होंने पैर बस एवे यूं अपना लक आजमाने के लिए किया, और आज देखो ये इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई है, वो हम सबके सामने। प्लान नंबर 2, हैना मोंटाना बैंड। अब आप ये बात यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम सबकी बचपन की क्रश माइली साइरस यानी हैना मोंटाना को चाइना ने सिर्फ और सिर्फ एक फोटो के लिए वहां पे अपनी कंट्री में हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया है। मतलब हुआ क्या था कि 2009 में माइली साइरस और उसके कुछ दोस्तों ने एक एशियन बंदे के साथ सोशल मीडिया पर ऐसे चीनियों जैसे छोटी छोटी आंखें बनाकर फोटो अपलोड कर दी मजाक के तौर पर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा मजाक सोशल मीडिया पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा कि ये फोटो सोशल मीडिया पे फुल वायरल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ, काफी लोगों के फीलिंग्स हर्ट हुए और चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उसी पल माइली साइरस का चाइना में आने का एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। लेकिन ये लोग यहीं पे नहीं रुके। चाइना वालों ने माइली साइरस के हर तरह के शोज, मूवीज और काफी सारे मर्चेंडाइज में भी हमेशा हमेशा के लिए बैन लगा दिया। एंड माइंडेड, चाइना वालों ने ये बैन अभी तक नहीं हटाया। फ्लैग नंबर 3, इंटरनेट की पहली फोटो। इंटरनेट जिसे हर रोज, हर पल, हर सेकंड 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां हर सेकंड मिलियंस ऑफ फोटोज एंड वीडियोस डाउनलोड और अपलोड होते रहते हैं, वहीं क्या आपको पता है कि उस इंटरनेट पे सबसे पहली फोटो किसने डाली थी और वो फोटो कौन सी थी? वेल, अगर नहीं पता तो जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो फोटो है ये। टडा! Well, this was the first picture ever to be uploaded on the internet, जो exactly आज से 29 साल पहले 18 जुलाई 1992 को वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली ने डाली थी। और एक और हंसो सॉलिड फोटो शूट वाली फोटो नहीं थी, बल्कि बस एवे 4 महिलाओं की नाच गाने वाली बैंड लेस हॉरिबल कैनेटिस की थी, जो स्विट्जरलैंड के जेनीवा में लोकेटेड सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के हार्डोनिक फेस्टिवल में सिल्वानो डी जेनेरो नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने खींची थी। कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम था। इनफैक्ट ये फोटो स्पेसिफिकली इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए नहीं खींची गई थी, बल्कि ऐसे इनके परफॉर्मेंस के पहले एवे ले ली गई, जो आज बाय चांस इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए छप गए। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट बाइनामो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। ये ऐप एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको बड़ी कंपनी जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। आपको बस इसमें इनके स्टॉक्स की वैल्यू को फोरकास्ट करना होता है कि समय के साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अब देखो, जैसे मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसीलिए मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट अप पे कर दिया। अब चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब इस फोरकास्ट से कमाए हुए पैसे हम इजीली 24 आवर्स के अंदर अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन हमारा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। इसके अलावा मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनामो डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे पूरे 65,000 रुपीज अपने डेमो अकाउंट में, ताकि आप उससे ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड डाउनलोड द बाइनामो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ्लैग नंबर 4, टेस्ला बोले तो इलीगल। क्या आप जानते हो कि यूएस में कितने सारे स्टेट्स में टेस्ला खरीदना इलीगल है? क्या बोला तूने? यस, इलॉन मस्क की टेस्ला जो आज पूरी दुनिया में इतना धूम मचा रही है, वो यूएस के टेक्सास, कनेक्टिकट, अलाबामा, कैंसस और मिशिगन जैसे कई सारे राज्यों में
बैंड है। अब टेस्ला के बैन होने के पीछे का मेन रीजन उनकी इंडिपेंडेंट डीलरशिप पॉलिसी है। मतलब यूएस के सारे 50 स्टेट्स में डीलर फ्रेंचाइज लॉ करके पॉलिसी है, जिसमें गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करने के बाद एक थर्ड पार्टी डीलर को उसे बेचने के लिए दे देगी, जो फिर ऑफकोर्स आगे जाके बाकी लोगों तक वो गाड़ी को सेल करेगा। लेकिन अब इलॉन मस्क को ये डीलर फ्रेंचाइज लॉ नहीं पसंद है, क्योंकि उनके मुताबिक टेस्ला आने के पहले मार्केट में जितने भी डीलर्स थे वो सभी पेट्रोल या तो फिर डीजल वाली गाड़ियां ही बेचते थे। अब इन डीलर्स के लिए टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कार्स को बेचना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो उनके फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। तब इसीलिए उनका मानना है कि जब हम इजीली बीच से थर्ड पार्टी को हटा के खाली पीली के झंझटमारी से बच के अपने गाड़ी के फीचर्स लोगों को आसानी से एक्सप्लेन करके उनको डायरेक्टली बेच सकते हैं, तो थर्ड पार्टी की जरूरत ही क्या है। इसके अलावा ऑब्वियसली बीच के थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा कमीशन भी देना पड़ेगा, जो भी इनको हटाने से बच जाएगा। अब इनकी ये सोच बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगी, क्योंकि फिर उन्हें डीलर्स के पास से मिलता टैक्स बंद हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने अपने स्टेट्स में टेस्ला को खुद की डीलरशिप खोलने से मना कर दिया। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, आप यहाँ पे टेस्ला को खरीद सकते हो, बस आपको किसी और स्टेट से उसे मंगवाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे अपने स्टेट में उसे चलाने के लिए भारी भरकम टैक्स भी करना पड़ेगा। प्लान नंबर 5, डाकिया है या खूनी। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, साथ में गन रख के लाया। आई नो, डाकिया में तक थोड़ा शॉकिंग है ना। वेल असल में ये नया लॉ प्यूटिन साहब के रशिया में साइकिल पर चिट्ठी लाने वाले पोस्टमैन को चोरों चक्कों से बचाने के लिए बनाया गया है। वेल अब इससे पहले कि आप कुछ भी सोचो, लेट मी टेल यू कि आज जहाँ पे पूरी दुनिया प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है, कैशलेस और कार्डलेस हो रही है, वहीं पे रशिया आज भी ओल्ड स्कूल की तरह ही वहाँ के लोग आज भी अपने रिश्तेदारों को और बच्चों को चिट्ठियों में पैसा भर के भेजते हैं। और इसी का फायदा उठा के ये चोरू चक्के बेचारे निहत्थे पोस्टमैन को डरा धमका कर उनसे चिट्ठियां उड़ा के लेके जाते। तो बस इस सब से बचने बचाने के लिए ही रशियन गवर्नमेंट ने ये नया लॉ बनाया। प्लान नंबर 6, न्यू ऑरेंज। क्या आप जानते हैं कि जैसे हमारा मुंबई एक टाइम पे बॉम्बे था, वैसे ही न्यूयॉर्क एक टाइम पे न्यू ऑरेंज था। और तो और ये न्यू ऑरेंज से पहले न्यू एम्स्टरडैम के भी नाम से जाना जाता था। यकीन नहीं हो रहा ना। वेल इतिहास के पन्नों के मुताबिक जब 1624 में डच ने सबसे पहले न्यूयॉर्क पे हमला किया था या कब्जा किया था, तब उन्होंने उसे उस देश की राजधानी एम्स्टरडैम के नाम से इसे न्यू एम्स्टरडैम नाम दे दिया था, जिसे फिर ब्रिटिशर्स ने 1664 में कैप्चर करके यॉर्क शहर के राजा के नाम पर न्यूयॉर्क नाम कर दिया था। लेकिन अब ये देख के डच को गुस्सा आ गया कि भाई हमसे इतना बड़ा पंगा, तो बस डच ने फिर से एक बार 1973 में इस पर हमला कर दिया और न्यूयॉर्क को कब्जा करके न्यूयॉर्क को ऑरेंज शहर के महाराजा विलियम III के नाम पर न्यू ऑरेंज नाम कर दिया। लेकिन अब तुम्हें सही में लगता है ब्रिटिशर्स चुप बैठने वाले थे? उनकी तो सनक गई। उन्होंने उसी साल न्यूयॉर्क में धावा बोलकर उस पर कब्जा कर हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम न्यूयॉर्क कर दिया। प्लान नंबर 7, ड्रैगन टावर्स। क्या आप ये मेरी बात मानोगे कि चाइना में आज भी लोग इतने ज्यादा अंधविश्वासी है कि उनकी ड्रैगन्स में इतनी ज्यादा मान्यता है कि उन्होंने इन ड्रैगन्स के आवन जावन के लिए बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों के बीचों बीच लिटरली इतने बड़े बड़े रेक्टेंगुलर कलर के शेप्स बना दिए। वेल इन रेक्टेंगुलर शेप के छेद को हांगकांग के लोग ड्रैगन गेट्स कहते हैं, जो उन्होंने एंशिएंट चाइनीज प्रैक्टिस फेंग शुई के लिए बनाया है। वेल इस फेंग शुई प्रैक्टिस के तहत बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को विंड, वाटर, अर्थ, फायर, वुड और मेटल के साथ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि की वजह से नेचर को कोई भी नुकसान ना हो और उनको गुड लक और अच्छा भाग्य का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। अब इसी फेंग शुई के अनुसार ड्रैगन चाइनीज कल्चर में गुड लक, धन दौलत, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एनर्जी, बुद्धि, साहस और समृद्धि के प्रतीक है, जो इनकी मान्यताओं के अनुसार पहाड़ों में रहकर डेली पहाड़ों से निकलकर ओशन तक आवन जावन करके पूरे जगह में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहते हैं। तो अब उनके आने जाने के रास्ते में कोई बाधा ना है, उसके लिए छेद तो बनाने पड़ेंगे ना दीवारों में। तो बस इसलिए ये ड्रैगन्स के आने जाने के लिए अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ऐसे बड़े बड़े छेद बनाते हैं, वरना इनसे इनको ऐसा लगता है कि इन्हें श्राप मिल सकता है। मतलब बेसिकली साइंस अभी तक ये प्रूव तो कर नहीं पाया है कि ड्रैगन्स होते हैं या नहीं होते, लेकिन इनके यहाँ पे ये ऐसी मान्यता है। नंबर 8, पोकेमॉन बैंड। तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी बताया कि जापान ने अपने ही वर्ल्ड फेमस कार्टून पोकेमॉन को एक बार बैन कर दिया था, क्योंकि पोकेमॉन की एक एपिसोड की वजह से एक साथ 700 बच्चों को फॉरेन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन 16 दिसंबर 1997 को पोकेमॉन का ये एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन जैसे ही जापान में टेलीकास्ट हुआ था, वैसे ही कुछ 375 लड़कियां और 310 लड़कों को फौरन एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। और इसके बाद इस एपिसोड को जापान और अमेरिका में 4 महीनों के लिए बैन कर दिया था। लेकिन एक मिनट, पोकेमॉन के इस एपिसोड में ऐसा क्या था? तो वेल असल में इस एपिसोड में ऐश, पिकाचू और उसके कुछ दोस्त एक मशीन को ठीक करने के लिए साइबर स्पेस में जाते हैं। यहाँ पे पिकाचू अपने थंडर शॉक से मिसाइल उड़ा देता है। और अब यहाँ पे इस सीन को एकदम ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए एनिमेटर्स ने इस सीन पे बिना कोई फ्लैश वार्निंग दिए एकदम भड़क चटक लाल नीला बना के इसे एकदम ज्यादा ब्राइट बना दिया। अब यही तो प्रॉब्लम था, क्योंकि डॉक्टर्स के अनुसार 4000 में से किसी एक इंसान को ऐसे लाल नीले ब्राइट फ्लैशेस देखने से सीजर्स आ सकते हैं। और फिर जापान में तो इस एपिसोड
को एक साथ 40 लाख लोगों ने देखा था। तो बस इसे देखते ही कुछ बच्चों को चक्कर आने लग गए, कुछ तो बेहोश हो गए और कुछ को थोड़े टाइम के लिए सब कुछ धुंधला दिखने लग गया और इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो दौरे तक पड़ने लग गए। अब एक मिनट, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको वो एपिसोड देखना है? मैं दिखा दूंगी, लेकिन बहुत एट योर ओन रिस्क। ये रहा वो एपिसोड। It's time for your favorite fun riddle। अगर दो एक कंपनी है और 3 उस कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, तो मुझे बताओ 4 और 5 क्या होंगे? एज यूजुअल इस रिडल का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना विद आज के सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स होते लगे उनके नाम के साथ मेरे दिल के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिना भूले एक लाइक और शेयर का आशीर्वाद देते जाना, ताकि मैं आपको लर्निंग का आशीर्वाद देते रह सकूं। और अगर आपको ऐसे ही फन यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल के साथ को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑल की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।